नमस्कार, मैं प्रोफेसर एच.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज आपके सामने बीकॉम फर्स्ट ईयर के वित्तीय लेखांकन के इकाई 5 के विषय पार्टनरशिप का विघटन, साझेदारी का समापन किसे कहते हैं, ये हम पूर्व में जान चुके थे। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब सभी साझेदार स्वसक्षम हैं, पेमेंट देने में कैपेबल हैं, किंतु संपत्तियां एक साथ रियलाइज नहीं हो रही है। पूर्व के प्रश्न में हमने समझा था कि जब साझेदारी समाप्त हो रही है, सारी संपत्तियों को हम एक साथ रियलाइज कर रहे हैं और सेम डे दायित्वों का भुगतान कर साझेदारी के विघटन संबंधी समस्त खातों को बंद कर रहे हैं। लेकिन आज हम यह देखेंगे जब संपत्तियां एक साथ रोगीकृत नहीं हो पाती है या एक साथ बिक तो जाती है लेकिन उनका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आता है, तो चूंकि जैसे जैसे कैश आएगी वैसे वैसे दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में दो प्रकार की विधियां हमारे सामने होंगी। एक है अनुपातिक पूंजी विधि और दूसरी है अधिकतम हानि विधि। आज हम अधिकतम हानि विधि के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि अधिकतम हानि विधि से हम किस तरह, जब संपत्तियों का भुगतान किस्तों में प्राप्त होता है और हम किस तरह हमारे दायित्वों का भुगतान करते हैं। हम पहले ही यह समझ चुके हैं कि दायित्वों के भुगतान का क्रम हमारा वही है। सबसे पहले हम विघटन व्ययों का भुगतान करते हैं, इसके पश्चात बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। बाहरी दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात साझेदार के द्वारा दी गई फर्म में पूंजी के अलावा ऋण की राशि का भुगतान किया जाता है और अंत में पूंजी वापस की जाती है। हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह चिट्ठा बना हुआ है, इसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए की पूंजी 30,000 रुपए, बी ने 50,000 रुपए लगाया जबकि सी 50,000 रुपए की राशि नियोजित पूंजी के रूप में फर्म में किया हुआ है। कुल पूंजी फर्म में तीनों साझेदारों की लगी है 1,30,000 रुपए और फर्म के बाहरी दायित्व 70,000 रुपए। इस तरह फर्म की कुल दायित्व 2 लाख रुपए से दर्शित हो रहे हैं, जबकि फर्म की विभिन्न संपत्तियां जो 2 लाख रुपए के पुस्त मूल्य की थी, उनको जब बेचा गया तो उनके 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आया। पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपए, दूसरा 30,000 रुपए, तीसरी किस्त आई है 60,000 रुपए के रूप में, चौथी 30,000 रुपए के रूप में और पांचवी 15,000 रुपए के रूप में। इस तरह पूरी वसूली का यदि हम योग देखें तो 1,85,000 रुपए। इसका अर्थ यह है कि 2 लाख रुपए की उस मूल्य की संपत्तियों से कुल राशि रोकीकृत 1,85,000 रुपए हुई। इसका मतलब संपत्तियों को रोकीकृत करने में 15,000 रुपए की हानि होगी। अब किस तरह हम इसका भुगतान करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम एक शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। क्योंकि जैसे ही संपत्तियां रोकीकृत होती है, हर लेनदार, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहर हो, चाहता है कि मेरी राशि जल्दी से जल्दी मिल जाए। क्या मालूम फर्म के समापन में मुझे मेरी राशि मिले या न मिले। इसीलिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा भुगतान का क्रम निर्धारित किया, जैसा कि हमने समझा कि सबसे पहले हम विघटन व्ययों का भुगतान करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ अधिकतम हानि विधि में यदि प्रश्न में कहा जाए कि अब आगे वसूली नहीं होगी, ऐसी स्थिति में हमें मान लेना है कि यह अधिकतम हानि विधि का प्रश्न है। या कहा जाए कि कोई भी साझेदार अपने स्वयं के ऊपर डाले गए लॉस को बियर नहीं करेगा अकेला, वह अन्य साझेदारों के ऊपर डाला जाएगा। ऐसी स्थिति में भी हमको अधिकतम हानि विधि का प्रयोग करना है। या यह कहा जाए कि इस प्रश्न को अधिकतम हानि विधि से हल करना है, ऐसी स्थिति में भी हमें यही विधि अपनानी है। इसके अलावा एक और बात यदि प्रश्न में इंगित हो कि आप गवर्नर बनाम मरे नियम के अनुसार कैश डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाइए, ऐसी स्थिति में भी हमें अधिकतम
करना है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमने दायित्व को कॉलम में लिख लिया। बाहरी दायित्व के रूप में क्रेडिट्स हमारे 70,000 है, जबकि पूंजी ए, बी और सी क्रमशः 30,000, 50,000, 50,000, इस तरह हमारे टोटल दायित्व को हमने पहले लिख दिया। अब सबसे पहले पहली इंस्टॉलमेंट हमारी 50,000 रुपए आई। इससे पहले हम सबसे पहले विक्टर वे हमारे है नहीं, इसलिए हम सबसे पहले हमने भुगतान किया लेनदार का। चूंकि उनकी लेनदारी की राशि 70,000 है, किंतु हमारे पास पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण 50,000 रुपए देने के बाद अभी भी उनका दायित्व 20,000 रुपए बचा हुआ है। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट हमको 30,000 रुपए मिली। अभी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं, सीधे सीधे जो राशि लेनदारों को देनी बची है लेनदारों को, वह हमको 20,000 रुपए दे दी जाए, और इस तरह से अब हमारे पास बैलेंस 10,000 रुपए बचा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर से मैक्सिमम लॉस मेथड शुरू होगा। सर्वप्रथम ये देखेंगे कुल दायित्व कितना है। लेनदारों को देने के पश्चात 30,000, 50,000 और 50,000, कुल टोटल लायबिलिटी फर्म की 1,30,000 रुपए, जबकि हमारे पास कैश की व्यवस्था मात्र 10,000 रुपए। अब यहाँ पर हम इस 10,000 रुपए में से कुल दायित्व को जब हम घटाएंगे तो हमको एक काल्पनिक मैक्सिमम लॉस निकालना होगा कि यहाँ पर अब आगे यदि वसूली नहीं होगी तो यहाँ पर कुल दायित्व से हमारे पास की राशि घटाने के बाद मैक्सिमम लॉस यानी अधिकतम हानि कितनी होने वाली है। यहाँ पर अधिकतम हानि 1,20,000 रुपए है, और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, फर्म का कोई भी लॉस पार्टनर अकेला बियर नहीं करेगा। सबसे पहले उन तीनों में हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1 में हमने इस 1,20,000 को बांट दिया 60,000, 40,000 और 20,000। इस तरह ऐसा करने से फर्म में एक ही पूंजी 30,000 रुपए से जमा थी, जबकि 60,000 रुपए की हानि उस पर आरोपित कर देने से वह 30,000 रुपए ऋणात्मक शेष में आ गया। अब बी को देखते हैं, 50,000 में से 40,000 रुपए उसके ऊपर भार डाला गया। ऐसी स्थिति में वह 10,000 रुपए से प्लस चल रहा है, किंतु सी की पूंजी 50,000 जमा है और उसके ऊपर 20,000 रुपए का भार डालने पर वह 30,000 रुपए से प्लस चल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तुलनात्मक रूप से ए माइनस 30,000, बी प्लस 10,000 और सी प्लस 30,000। ऐसी स्थिति में ए कहता है मैं अकेला इस लॉस को बियर करूंगा नहीं। ऐसी स्थिति में इस 30,000 रुपए को अन्य साझेदारों पर भार आरोपित किया जाता है, किंतु लाभालाभ अनुपात में नहीं, बल्कि उनकी पूंजी अनुपात में, जो कि 50,000 यानी इक्वल 15,000 आरोपित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में करने से बी जो प्लस में चल रहा था 15,000 रुपए माइनस देने से वो अभी -5,000 में आ गया, किंतु सी की स्थिति प्लस की 15,000 बनी हुई है। अब यहाँ पर बी कहता है जब ए का लॉस मैंने बियर किया, तो चूंकि मैं भी अब नेगेटिव बैलेंस में आ गया हूं, तो मेरा भी लॉस जो प्लस में पार्टनर है वह बियर करे। यहाँ पर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं -5,000 बी का है, जबकि सी प्लस 15,000 रुपए से आगे है। ऐसी स्थिति में इस 5,000 रुपए को हमें सी को आरोपित करना होगा। सी को जैसे ही हमने ट्रांसफर किया वैसे इसका बैलेंस 10,000 आ गया, जो कि प्लस में है, और हमारे पास राशि भी 10,000 रुपए थी। इसका मतलब इस 10,000 रुपए का भुगतान सी को किया जाएगा। यह 10,000 रुपए देने के बाद अब जो खातों में स्थिति बैलेंस हो गई, ए 30,000 रुपए से पूंजी जमा है, बी की 50,000 रुपए जमा है और सी की 10,000 रुपए देने के पश्चात 40,000 रुपए जमा है। तीसरी इंस्टॉलमेंट हम देखेंगे 60,000 रुपए है। ठीक हमारा गणना का क्रम यही होगा, मैं आपको बताता हूं। यहां हम तीसरी इंस्टॉलमेंट 60,000 रुपए, यहां पर टोटल लायबिलिटी हमारी है 30,000, 50,000 और 40,000, यानी 1,20,000 रुपए। ऐसा करने से मैक्सिमम लॉस निकल आया 60,000 रुपए। अब पुनः हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 60,000 रुपए को इन तीनों पार्टनर में
2:1 में बांट देंगे। देखिए हम जब बांटते हैं तो 3:1 में -30,000 तो ए को चला गया, -20,000 बी को चला गया और -10,000 हमने सी को दे दिया। ऐसा करने से यहाँ पर 30,000 रुपए ए की पूंजी जमा है, किंतु 30,000 रुपए का हमने बाहर में डाल दिया तो यह नील हो गया। जबकि बी 50,000 रुपए की पूंजी से जमा है और हमने उस पर 20,000 रुपए का भार आरोपित किया। ऐसी स्थिति में वह प्लस 30,000 रुपए से बना हुआ है और सी 40,000 रुपए की पूंजी जमा है। 10,000 रुपए का भार डालने पर वह भी प्लस 30,000 रुपए दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में 30 और 30 60 और हमारे पास राशि भी इंस्टॉलमेंट की है 60,000। इसका मतलब यह 60,000 रुपए पेमेंट बी एवं सी को दिया जाएगा। 30,000 रुपए इस तरह हम दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह भी इनकी स्थिति 30,000 रुपए ए की पूंजी थी, ए को कुछ नहीं मिला, इसका मतलब उसकी पूंजी 30,000 रुपए से जमा है। बी को 50,000 रुपए था, यहाँ पर हमने उसको 30,000 रुपए का पेमेंट दिया, अब उसकी पूंजी 20,000 रुपए जमा है। सी 40,000 रुपए जमा थी जिसमें हमने उसको 30,000 रुपए पेमेंट दिया, अब उसकी पूंजी 10,000 रुपए जमा है। चौथे इंस्टॉलमेंट में हम क्या करेंगे देखेंगे। चौथा इंस्टॉलमेंट है 30,000 रुपए का। यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर कुल दायित्व की गणना हम अपने साझेदारों के पूंजी की योग कर लेंगे। 30,000, 20,000 और 10,000 यानी टोटल 60,000 रुपए का टोटल लायबिलिटी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमको मैक्सिमम लॉस यदि अब आगे वसूली नहीं होगी -30,000 आया। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, हम तीनों साझेदारों को 30,000 का 3:2:1 यानी -15,000, -10,000 और -5,000 इस तरह हमने हानि बांट दी। अब उनके खातों का बैलेंस है 30,000 रुपए में से 15,000 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपए प्लस में ए है, 10,000 रुपए प्लस में बी है और 5,000 रुपए प्लस में सी है। इन तीनों की राशि का योग करने पर हमारी किस्त की राशि भी 30,000 हो रही है। यानी अब पहली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट सिर्फ सी को मिल रहा था, दूसरी में हमने बी और सी को दिया जो कि हम गणना करके लाए, और तीसरी स्थिति में हम ये जो 30,000 रुपए की राशि है ए बी एंड सी तीनों को दे देंगे और इस तरह से गणना करके हम आगे जो राशि नहीं दे पाएंगे वही रोगीकरण की हानि होगी। यह अधिकतम हानि विधि का प्रश्न आपके सामने रखा है। अब हम आगे के विषयों में यह समझेंगे कि जब सभी साझेदार सौदाक्षम नहीं होते हैं, उनमें से कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, तब दो प्रकार की विधियां काम में लाई जाएगी। पहला भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और दूसरा गवर्नर वर्सेस मरे। इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों विधियों से हम प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, यह हम आपको आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार।